नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इस प्रैक्टिस सेट में हमने 25 मैथ के शानदार सवालों को लिया है, जिसे करके आपको मजा आ जाएगा। इसके लिए आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 14 दिन में कर सकता है। ए अकेले उस काम का 2 गुना काम करने में कितना समय लेगा, यह आपको बताना है। ठीक है, चलो पेन चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। चलो, जो ए और बी है, ए प्लस बी किसी काम को कर सकते हैं 6 दिन में। उसी काम को बी अकेला 14 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम कितना हो गया, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, तो ए और बी 6 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। और बी 14 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। यहाँ पे बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए और बी 7 कर रहे हैं, तो ए अकेला कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ठीक है, तो यहां आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि ए अकेले उस काम का 2 गुना, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 42 इंटू 2। कितने दिन में कर देगा, तो एक दिन में ए करता है 4 काम। 2 से डिवाइड कीजिए 2 बार, 2 से डिवाइड कीजिए 21 बार। तो ए उस काम के 2 गुने को 21 दिन के अंदर पूरा कर देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। यदि इसे 8% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो 7,992 अधिक प्राप्त होते। तो आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है। ठीक है, कितने अधिक परसेंट पर ब्याज निवेश किया जाता, 8% अधिक पर, और कितने वर्षों के लिए, 9 वर्षों के लिए। तो 9 वर्षों में हमें कितना प्रतिशत अधिक ब्याज मिलता, तो वो मिलता 9 इंटू 8, और मिला कितना है रुपए के अंदर, 7,992। एक की वैल्यू निकालनी है। चलो, एक की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 9 का भाग देते हैं। 9 8 72, बचे कितने, 7। 79 9 8 72, फिर 7 बचे तो 72 हो गए, 9 8 72। फिर 8 से कैंसिल किया, कितनी बार गया, अपने पास गया 111 बार। ये किसकी वैल्यू आ गई है, एक की वैल्यू आ गई है। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि जो मूलधन होता है वो अपने आप में कितना प्रतिशत होता है। तो आप बोलोगे सर मूलधन अपने आप में 100% होता है। कोई सा भी मूलधन हो वो अपने आप में 100% ही होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 1% की वैल्यू आ गई, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे 100 से मल्टीपल कर दो 111 को, क्या हो गई, 11,100 रुपए हो गई है। तो मूलधन क्या था हमारे पास, 11,100 रुपए था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, था कि नहीं मजेदार सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। तो 32 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसके शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। चलो एक त्रिभुज ले लेते हैं अपने पास, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा है 24 32 और 40। 24 32 और 40 क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या करते हैं अपन, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, पेन ये लो। समकोण त्रिभुज कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इधर देखिए आप, इससे 8 से डिवाइड कीजिए, क्या आ रहा है, 3 4 5। तो आपने पढ़ा है कि 3 4 5 क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलो तो इसे मान लेते हैं अपन P Q R मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया 40, ये क्या हो गया, इसको 32 मान लिया, और ये क्या हो गया, ये 24 हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि जो 32 सेंटीमीटर वाली भुजा है उसके संगत इसके शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो जैसे आपने क्वेश्चन को देखा तो 32 वो क्या है, बेस मान लिया 32 को, तो इसके शीर्ष लंब कौन सा है, इसका शीर्ष लंब, तो आप बोलोगे सर पी क्यू ही इसका शीर्ष लंब है। क्या है, पी क्यू ही इसका शीर्ष लंब है। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, शीर्ष लंब की 24 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर पी क्यू शीर्ष लंब ये हमारे समझ में नहीं आया। तो आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो आप शीर्ष लंब की लंबाई दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। तो बोलेंगे कैसे, चलो, तो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होता है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे सर उसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस गुणा परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर या फिर हाइट। तो यह क्या हो गया, 1/2 इंटू बेस कितना है 32 इंटू परपेंडिकुलर या हाइट कितनी है 24 इक्वल। आपने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, बताओ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, 1/2 इंटू बेस, तो बेस क्या है 32 इंटू हाइट, हाइट क्या है हमें निकालनी है। ठीक है, 32 और 1/2 से ये 32 और 1/2 कैंसिल, तो हाइट इक्वल क्या आ गई अपने पास 24 आ गई है। तो यहां से हाइट क्या आई है 24 आई है। अगर आपको पहले वाला तरीका समझ में नहीं आया था, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, तो आप इस तरीके से भी इस सवाल का आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं अब। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से दोगुनी होगी। यदि ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु क्या है, यह आपको बतानी है। चलो बताते हैं। ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहां पे आपको दे रखा है कि जो ए की आयु है 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो आज अपन ए की आयु क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, 10 और ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी x प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलो एक मिनट रुको, यहां पे इसको क्या मान लेते हैं 2x मानते हैं, क्योंकि फिर यहां पे दोगुनी दे रखी है ना, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ए की आयु क्या मान लेते हैं 2x मान लेते हैं, तो 10 वर्ष बाद में ए की आयु क्या हो जाएगी 2x प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की जो बी की आयु है 10 वर्ष पूर्व की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो अगर ए की आयु क्या है 2x प्लस 10 है, तो बी की आयु क्या है x प्लस 5 है, तभी तो ये दुगनी होगी। x प्लस 5 की दुगनी क्या होता है 2x प्लस 10 होता है। जो ये क्या है, ये 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व की आयु है ये बी की, तो अब कितनी हो जाएगी, ये 10 वर्ष पूर्व की है, तो अब की कितनी होगी आप मुझे बताइए। यहां आपको दे रखा है ए की आयु आपने क्या मान ली 2x मान ली है। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन में पूछा है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से दोगुनी है। तो क्या है यहां पे 2x दुगनी कर दी हमने, इसकी आयु क्या कर दी दुगनी कर दी, वो क्या ना 10 वर्ष बाद में क्या हो गई 2x प्लस 10 हो गई है। तो b की आयु है, जो b है इसकी आयु 10 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी होगी। जो 10 वर्ष पूर्व थी उसकी आयु की दोगुनी होगी। जो ये आयु है 10 वर्ष पूर्व की है, क्या है ये 10 वर्ष पूर्व की है, तो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है x प्लस 5, तो 10 वर्ष पूर्व की है, तो 10 वर्ष बाद में आएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष और ऐड हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे 10 वर्ष पूर्व की आयु x प्लस 5 है, तो वर्तमान की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 15 हो जाएगी, क्योंकि 10 वर्ष इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि a
बी से 9 वर्ष बड़ा है, जो ए है वो बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो आपको ए की वर्तमान आयु बताना है। तो ए क्या है, बड़ा है बी से, तो क्या करना है आपको, ए की आयु में से बी की आयु घटानी है, जो वर्तमान में है, प्रेजेंट में। ठीक है, तो 2x माइनस x प्लस 15, तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल कितना अपने पास 9 है, तो 2x माइनस x और माइनस 15 इक्वल क्या हो गया 9। तो एक x से एक जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास x, और जो ये 15 है इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया अपने पास 24। क्या हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई है 24 आ गई है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो a है, a की वर्तमान आयु कितनी है, तो a की वर्तमान आयु कितनी है 2x है, तो x की वैल्यू 24 है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 24 कितनी हो गई 48 हो गई। तो जो a है उसकी जो एज है, वर्तमान एज कितनी है 48 वर्ष है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, क्या समझ में आया नहीं आया, चलो मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से दोगुनी है। तो चलो हमने ए की आयु कितनी मान ली 2x मान ली है, कितनी मान ली है 2x मान ली है, तो 10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी 2x प्लस 10 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2x प्लस 10। तो क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से दोगुनी है, तो ए की आयु 2x प्लस 10 है, तो बी की कितनी हो जाएगी x प्लस 5 है। तो x प्लस 5 क्या है 10 वर्ष पूर्व की आयु है, मतलब 10 वर्ष पहले की आयु है, तो 10 वर्ष पहले की आयु हमारे पास बी की कितनी आ गई x प्लस 5 आ गई। तो x प्लस 5 बी की 10 वर्ष पहले की आयु है, तो आज की आयु कितनी हो जाएगी, उसमें 10 वर्ष और ऐड हो जाएंगे, तो कितनी हो गई x प्लस 15 हो गई है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। तो ए बड़ा है तो ए क्या है 2x माइनस घटा देंगे बी की एज, तो क्या हो गई x प्लस 15 हो गई इक्वल 9 है। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 24, x की वैल्यू 24 आ जाती है, तो a की जो प्रेजेंट में वो है आयु है वो 2x है, तो 2 से 24 को मल्टीपल कर देते, क्या आ गया अपने पास 48 आ गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 48 वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 जो ग्रुप डी में बार बार पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है, तो 75% का मतलब क्या है 3/4 है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 72% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 20% कम हो जाती है, तो 4 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। चलो करते हैं, ये रहा अपने पास वॉशिंग मशीन और ये रहा टीवी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो वॉशिंग मशीन की कीमत और टीवी की कीमत से 75% कम है, तो 75% का मतलब 3/4 है। अगर टीवी की कीमत कितनी है 4 है, तो कितनी कम है इससे 3 कम है, तो वॉशिंग मशीन की कीमत 1 ही है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वॉशिंग मशीन की कीमत है उसमें 75% की वृद्धि हो रही है और टीवी की कीमत में 20% की कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, आगे सवाल में आपसे क्या पूछा है कि 4 वॉशिंग मशीन इंटू 4 और 3 टीवी कितनी हो गई 3। ठीक है, इसकी में कुल कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है वो बताना है। तो 4 से 4 कैंसिल, तो इनका जो प्राइस का रेशो क्या आ गया अपने पास 1:3 आ गया है, नंबर्स का भी रेशो आ गया है। ठीक है, तो आगे क्या दे रखा है, यहां 72% की कमी हो रही है, तो 1 पर 72% की कमी हो, या 1 पर 72% के वृद्धि हो रही है, यहां पे 1 पर 20% की कमी हो रही है, तो 3 पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 60% की कमी होगी। 1 पर 20% की कमी हो रही है, तो 3 पर कितने प्रतिशत की कमी हुई 60% की कमी हुई है। तो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ है, तो कितना बड़ा है, ये बड़ा है 12% बड़ा है।
टोटल कितना बढ़ा है? 12% बढ़ा है। और कितने पर बढ़ा है? 3 और 1 4 पर बढ़ा है। तो 4 का भाग दे देंगे तो कितना बढ़ा? कितना परिवर्तन आया है? 3% का परिवर्तन आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 3% की वृद्धि आई है कुल कीमत के अंदर। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाए, चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दे रखा है कि एक विक्रेता एक स्कूटी के विज्ञापित मूल्य पर 24% की छूट देता है। तो ये विज्ञापित मूल्य क्या है? ये मार्क प्राइस है, ठीक है, एमपी। 24% की छूट देने के बाद भी 52% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसे स्कूटी की बिक्री पर 6526 का लाभ होता है तो विज्ञापित मूल्य क्या है? ये आपको बताना है। चलो बताते हैं। यहां देखो आप, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 52% का। तो 52% को आप कैसे लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो 13 इंटू 4। क्या हो गया? तो 4% की वैल्यू क्या होती है? 1/25 होती है। तो 4 को 13 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 52। तो 52% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 से मल्टीपल, 13/25 हो गई है। तो 52% का मतलब क्या होता है? 13/25 है। चलो, ये सीपी है और ये एसपी है, ठीक है। अगर सीपी कितना अपने पास? 25 है। अगर सीपी 25 है तो एसपी कितना हुआ? 25 पर 13 का लाभ हो रहा है, कितना हो गया? 25 पर 13 का लाभ हो गया, तो एसपी हो गया 38। कितना हो गया? एसपी 38 हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या दे रखा है? छूट दे रखी है 24% की। छूट क्या दे रखी है? 24% की दे रखी है। तो 24% का मतलब कितना है? ये 4 का कितना मल्टीपल है? ये 6 मल्टीपल है, 6 गुना है, तो 6/25 हो जाएगा 24 का। क्या हो जाएगा? 6/25। तो यहाँ पे एमपी आ गया, रेशो है इनका, ठीक है। तो एमपी कितना है? अगर एमपी अपने पास 25 है, क्या है? एमपी अपने पास 25 है, तो ये कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 6 का डिस्काउंट दे रहा है। तो ये कितना हो गया? 19 हो गया, ठीक है। एसपी और एमपी का रेशो भी अपने पास आ गया, सीपी और एसपी का भी रेशो आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो एमपी है वो कितना है, ये आपको बताना है। तो एमपी 25 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? एमपी 25 का मल्टीपल होगा। तो जो लास्ट की दो संख्या है वो 25 से भाग जानी चाहिए। तो क्या 25 से भाग जा रही है? इस ऑप्शन में भी नहीं जा रही, इसमें भी नहीं जा रही, इसमें भी नहीं जा रही, केवल एक ही है, बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। अब बी ऑप्शन कैसे सही आंसर है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आप इसका यानी कि सिंप्लीफाई कैसे करोगे? आपको पता होगा 25 को 19 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 25 को 19 से, 38 को 25 से और 38 को 19 से मल्टीपल करोगे, ठीक है। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका मैं बताता हूं। जब अपन 19 में ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो ये 25 भी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कितना हो गया? 50 हो गया। तो अपने पास सीपी, एसपी और एमपी का रेशो आ गया 25:38:50 आ गया है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको? यदि उसे स्कूटी की बिक्री पर 6526 का लाभ होता है, कितने का लाभ हो रहा है? 6526 का लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है? यहां पे 13 का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में कितने का लाभ हो रहा है? 6526 का। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13×5 का 502, एक की वैल्यू 502 आ गई है। तो क्वेश्चन में आपको एमपी पूछा है, विज्ञापित मूल्य। तो विज्ञापित मूल्य कितना है? 50 है। तो इसको मल्टीपल कर दो 502 से, कितना आ गया? चलो, 5 दूनी 10 का 0, 1 और 5 25 और 1 0 50 की, कितना आ गया? 25,100। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। लेकिन आपको इतना नहीं करना था, आपको यूनिट डिजिट देखकर ही चेक कर लेना था कि 25 का भाग किस में जा सकता है, 25 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन हो सकता है। 25 का मल्टीपल चेक करने के लिए आपको क्या करना है? जो लास्ट के 2 डिजिट है उसके अंदर अगर 25 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 25 की मल्टीपल है, अगर नहीं जा रहा है तो वो संख्या 25 की मल्टीपल नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पाइप पी एक टैंक का
2/5 भाग 42 घंटे में भर सकता है, और पाइप क्यू उसी टैंक का 2/5 भाग 30 घंटे में भर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों पाइप को 5 घंटे तक खुला रखने के बाद दोनों को बंद कर दिया जाए, फिर केवल पाइप आर को खोला जाता है जो टैंक के पानी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो पाइप पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे, ये आपको बताना है। चलो बताते हैं। तो अगर पी एक टैंक है, पी है एक टैंक का 2/5 भाग 42 घंटे में भरता है, तो पूरा भाग कितने में भरेगा? एक मिनट, पेन चेंज, कितने में भरेगा? तो 2/5 कितने में भर रहा है? 42 में भर रहा है। तो 2 से 42 कैंसिल हो जाए 21 बार, और 5 से मल्टीपल हो जाएगा, 21 5 105। तो 105 घंटे में पी उस टैंक को पूरा भर देगा। तो पी उस टैंक को भरता है 105 घंटे में, ठीक है। या क्यू 2/5 भाग भर रहा है 30 घंटे में, तो 2 से कैंसिल 15, तो पूरे को भरेगा 75 घंटे में। तो जो क्यू है उसे पूरे को भरेगा 75 घंटे का, ठीक है दोस्तों। तो चलो टैंक कितने को हुआ, तो दोनों का क्या ले लेते हैं? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? दोनों में क्या कॉमन है? 15 कॉमन है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 75, 7 5 35 और 7 7 49, तो 525 हो गया। दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 525 आ गया है। तो P 105 घंटे में भरेगा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 5 भरेगा, ठीक है। और 75, अगर Q 75 घंटों में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 7 भरेगा। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि P और Q दोनों पाइपों को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, तो 1 घंटे में दोनों कितना भर रहे हैं? P प्लस Q 1 घंटे में भर रहे हैं 12, तो 5 घंटे में कितना भर देंगे? 60, ठीक है। जो 5 घंटे में दोनों पाइप भरे हैं उसको R 12 घंटे में खाली कर देता है, तो R की एफिशिएंसी क्या आ गई? 12/60, मतलब 5 आ गई। तो जो R है उसकी एफिशिएंसी R 5 आ गई, मतलब R 1 घंटे में 5 यूनिट भर देगा, मतलब खाली कर देगा, ठीक है। अब तीनों को एक साथ खोला जाता है, P प्लस Q प्लस R, तो ये एक साथ 1 घंटे में कितना भरेंगे? 5 प्लस 7 माइनस 5 इक्वल कितना हो गया? 7 भरेंगे। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो 1 घंटे के अंदर 7 यूनिट ही भरेंगे। तो टोटल कितना अपने पास? 525। 1 घंटे में 7 भरे तो कितने घंटे में भर देंगे? 7 का भाग दे दो, 7 7 49, बचे क्या? 35, 7 पंजे 35। तो तीनों को जब खोला जाता है एक साथ तो 75 घंटे के अंदर उस टैंक को भर देते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? 75 घंटे हो गए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। सवाल सही था? चले, अच्छा लगा? चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8। मैं बार बार बोलता हूं, हर प्रैक्टिस सेट में लगभग ये सवाल ले रहा हूं कि जब भी आपके सामने ऐसा सवाल दिखे तो आपको क्या करना है? इनका रेशो ले लेना है, 1/20, और ये 9/90 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/10। तो ये हो गया रेशो 1/10। ये कट गया, 2 और 1, तो क्या रेशो आ गया? 1:2 आ गया। क्वेश्चन में पूछा है कि 1/20 9/90 का कितना प्रतिशत है? तो जो 1 है वो 2 का कितना प्रतिशत है? तो 1/2 है। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 50% होता है। तो जो 1 है वो 2 का 50% है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको दे रखा है कि 6250 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 250 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितनी है, ये आपको बताना है। हमारे पास 6250 MP दे रखा है और जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखी है 250। ठीक है, चलो काटते हैं। 25 से काटेंगे, ये 25 बार और ये 1 बार। क्या हो रहा है? कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है? 24 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने पर दिया जा रहा है 24 का डिस्काउंट? 24 का डिस्काउंट दिया जा रहा है 25 पर। तो 24/25 का मतलब क्या हो गया?
96% होगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि 1/25 उसका मतलब होता है 4%। तो जो 1 है ये किससे मल्टीपल हो रहा है? 24 से। तो ये जो 4 है ये किससे मल्टीपल हो जाएगा? 24 से। तो क्या हो गया? 2496। तो कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? 96% की छूट दी जा रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आपको इसका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य में क्या करना है? समांतर माध्य निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो पहले पूरी संख्या को जोड़ते हैं। क्या हो गया? 4 और 9 कितने हुए? 13। 13 और 8 21 और 4 25 और 2 27 और 6 कितने हो गए? 33 और 7 40 का 0 बचे 4। 4 एक 5 और 8 13। 13 और 6 19 5 24 4 28 और 2 30 1 31 3 34 और 2 36 हो गए। चलो टोटल कितने अपने पास? क्वेश्चन में दे रखा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा। टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं टोटल? 9 अपने पास। तो 9 का भाग दो। 9 चौक 36, क्या हो गए? 40 हो गए हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आ गया आंसर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन के लास्ट में आपको 25 में से कितने स्कोर प्राप्त हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और हर एक पर्सन का आपको पहले आंसर देना है कमेंट में। मैं जब सॉल्यूशन कराऊं उससे पहले आपको खुद से सोल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखना है। अगर आप ऐसा करोगे तभी क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, अन्यथा आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चले जाओगे और क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे नहीं। जब तक क्लास होएगी तब तक तो आपके समझ में आएंगे, तीसरे चौथे दिन आप क्वेश्चन को बोल जाओगे। तो आपको क्या करना है? पहले क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है, ठीक है? और लास्ट में आपको कितना स्कोर प्राप्त हुआ है 25 में से वो जरूर बताना है ईमानदारी से। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। इसमें आपको दे रखा है कि 54x² प्लस और 18xy का तृतीय अनुपाती बताना है। जब भी आपको तृतीय अनुपाती पूछा हो, दो संख्या दे रखी हो, तो क्या करना है? दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर कर देना। 18xy इंटू 18xy स्क्वायर करने के बाद जो पहली संख्या दे रखी है उसका भाग दे देना है 54x²। तो x से ये दोनों x कट 18 तिया 54 बचे 6। तो क्या हो गया अपने पास इसका आंसर? 6y²। तो जो तृतीय अनुपाती क्या आ गया? 6y² आ गया। कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि एक बड़ी दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई 63 सेंटीमीटर लंबी है। पाई का मान आपको 22/7 उपयोग करना है। तो 11 सेकंड में मिनट वाली सुई के सिरे द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई आपको निकालनी है। तो चाप की लंबाई कैसे निकाली जाती है? जो एल है वो निकाली कैसे जाती है? 2πr इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, तो जो मिनट और सेकंड वाली और मिनट वाली सुई है वो 11 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो जो एक सुई होती है, एक जो घड़ी होती है, उसकी जो मिनट वाली सुई होती है, जैसे मान लो ये मिनट वाली सुई है, तो 1 घंटे में कितनी कितनी डिग्री घूमती है? पूरा घूमती है। तो पूरा क्या सर्किल? 360 डिग्री घूमती है। जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे के अंदर 360 डिग्री घूमेगी। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 60 का भाग दो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 6 डिग्री। तो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट के अंदर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में दे रखा है 11 सेकंड में मिनट वाली सुई के सिरे कितना, तो 11 सेकंड में कितने का कोण बनाएगी? तो 1 मिनट में 60 डिग्री का 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 सेकंड में कितने का बनाएगी? 6 डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितने का बनाएगी? 6/60। और 11 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 6/60 इंटू 11। तो ये कैंसिल, कितना गया? 11/10 डिग्री बनाएंगे। जो मिनट वाली सुई है वो 11 सेकंड में 11/10 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो
अब क्वेश्चन को करते हैं। अपने पास थीटा आ गया है, त्रिज्या में दे ही रखी है, पाई की वैल्यू में दे ही रखी है, क्या करना है यहाँ पे पुट करना है। चलो करते हैं पुट। एल की लंबाई आपसे पूछी है 2 इंटू 22/7 इंटू 63 इंटू थीटा कितना है 11/10 इंटू 360, कितना हो गया 11/10 इंटू 360। चलो कैंसिल करते हैं, 7 से कैंसिल किया, ये गया, कितनी बार गया 9 7 63, 9 बार गए, इससे कैंसिल किया 9, ये कितनी बार गया 9 चौक 36, 40 बार गया। ठीक है, 4 से कैंसिल करते हैं, 11 बचा, ये कितनी बार गया 10 बार। तो अपने पास क्या बचा 11 इंटू 11 क्या हो गए 121/100, कितना बचा पॉइंट लग जाएगा 1.21। क्या है चाप की लंबाई कितनी आई अपने पास 1.21 चाप की लंबाई आई है। ठीक है दोस्तों, आप इसे 11 के मल्टीपल से भी कर सकते हो, लेकिन 11 का मल्टीपल 2 जगह है तो आप नहीं कर सकते, तो आपको पूरा सोल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 13, जिसमें आपको दे रखा है कि सोहन ने रौनक को 28% के लाभ पर एक पानी की बोतल बेची। रौनक ने राहुल को 12.5% के लाभ पर पानी की बोतल बेची। यदि राहुल ने पानी की बोतल के लिए 288 का भुगतान किया तो सोहन ने इसे कितने में खरीदा था। तो सोहन ने मान लो सीपी में खरीदा, कॉस्ट प्राइस के अंदर, तो फिर इसने सोहन ने रौनक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा 28%। तो 28% का मतलब कितना है, इस 4 का कितना मल्टीपल है 7 मल्टीपल, तो 4% मतलब 1/25 होता है, तो 28% मतलब 7 गुना 7/25 हो गया। क्या हो गया 7/25। तो कोई चीज 25 की थी, उस पर 7 का लाभ कमा रहा, तो क्या हो गया 32/25। ठीक है, आगे रौनक ने राहुल को वो 12.5% में बेच दी, तो 12% का मतलब 1/8 होता है। तो 8 पर 1 का लाभ करवा तो 9/8 हो गया। 9/8 इक्वल क्या दे रखा है 288। ठीक है, चलो 8 चौक क्या हो गया 8 चौक 32, 9 3 27 और 9 दूनी 18, 4 से काटेंगे कितनी बार गया 8 बार। क्या हो जाएगा सीपी 25 इधर जाएगा, मल्टीपल होगा 8 से, तो कितना हो गया सीपी अपने पास आ गया 200। कितना गया 200। तो सोहन ने इसे कितने में खरीदा था 200 रुपए में खरीदा था। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जहां आपको दे रखा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 92 है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात आपको 7:3 दे रखा है। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। तो अंतर आपको 92 दे रखा है, लेकिन अंतर कितना है, अंतर अपने पास है 4 का। तो 4 की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 92, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 23। तो आपसे छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या क्या होगी 23 की मल्टीपल होगी। तो 23 का मल्टीपल 1 ही है, ए आंसर, बाकी के तो 23 की मल्टीपल है ही नहीं। या फिर आप यहां से भी कर सकते हो, छोटी संख्या 3 है, तो 3 इंटू 23 इक्वल क्या हो गया 69। तो 69 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 1 के अंदर आपको दे रखा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 15, जिसमें आपको दे रखा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो लंबवत भुजाओं की लंबाई 4 और 5 है। जो दो लंबवत है, लंबवत का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है, मतलब ये ऐसे है। अगर एक भुजा ये है तो दूसरी भुजा ये है। ठीक है, तो इसे मान लेते, जैसे मान लो 4 और ये हो गए 5 हो गई। तो ये क्या है, ऐसे अगर इसे कनेक्ट करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। कितना आ गया इसका एरिया 10 आ गया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है।
तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाएं। आप बोलोगे जी सर जरूर बढ़िए। चलो बढ़ गए हैं। आपको रेशो दे रखा है ए रेशो बी और बी रेशो सी दे रखा है, पूछा है ए रेशो बी रेशो सी पूछा है। तो आप इसे ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकते हो। आपको यहां क्या दे रखा है? ए 4:6 दे रखा है, जो हो सकता है 2:3 हो सकता है। क्या हो सकता है? 2:3 काटेंगे तो ए और बी का रेशो ऑप्शन में कितना आना चाहिए? 2:3 आना चाहिए। क्या डी के अंदर 2:3 हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या सी के अंदर 2:3 हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या ए के अंदर 2:3 हो रहा है? नहीं हो रहा। ओनली बी ऑप्शन है जहां पे 7 से काटेंगे तो 2:3 हो रहा है ए और बी। तो बी ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर ऑप्शन एलिमिनेट से आप नहीं करना चाहते, आपको नहीं आता है, तो आप इसे सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। वो सिंप्लीफाई करने का मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। एक तरीका तो आपको आता होगा, दूसरा मैं आपको बताता हूं। ए रेशो बी क्या दे रखा है हमें? 4:6 और दे रखा है बी रेशो सी हमें दे रखा है 7:11। चलो पेन चेंज करते हैं, अच्छा दिखेगा। तो क्या करना है? पहले जो 4 है उस 4 को इस पहली वाली संख्या से मल्टीपल कर देना। चलो कर दिया आपने बोला तो 728। और जो 6 है उस 6 को भी इस पहली वाली संख्या से मल्टीपल कर दो। चलो कर दिया। क्या गया अपने पास? 7×6 = 42। और जो 11 दे रखा है उसको इस 6 से मल्टीपल कर दो। कितना गया? 66। तो ये रेशो अपने पास निकल कर आया है ए रेशो बी रेशो सी। इनको सिंप्लीफाई करते हैं 2 से तो 14:21:33। आपका आंसर होगा 14:21:33। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? सिंप्लीफाई कर लोगे? आप बोले जी सर कर लेंगे। चलो तो बढ़ जाते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, जो बहुत ही आसान सवाल है। कि कोई संख्या है अपने पास, जैसे मान लो n है, उसके 2/3 के 60% का 10% 841 है। तो वह संख्या क्या है? n हमें बतानी है। तो n का 2/3 इंटू 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। तो क्या होगा? 3/5 इंटू 10% का मतलब 1/10 इक्वल क्या है? 841। 3 से 3 कैंसिल, 5 2 से 10 कैंसिल, 5 बार क्या हो गया? 25। तो 25 को इधर मल्टीपल कर दो। ठीक है। 25 को जब मल्टीपल करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। 25 से कम 25 का 5। तो एक ही ऑप्शन के अंदर आपको यूनिट डिजिट 5 दे रखा है, बाकी ऑप्शन कैंसिल। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन के अंदर ही आपको यूनिट डिजिट 5 दे रखा है। अगर आपको पूरा सिंप्लीफाई करना है तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 25 से कम 25 का 5 बचे 2, 25 चौक 100, 102 का 2 बचे 10, 25 8 200 और क्या हो गए? 10 210 हो गए। आंसर आ गया अपने पास 21,025। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाए। चलो बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है कि एक हेलीकॉप्टर 575 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जमीन पर खड़ा एक व्यक्ति इसे 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। उस व्यक्ति से हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे जमीन पर स्थित बिंदु की 37 दूरी आपको बतानी है, जहां √3 दे रखा है 1.73। ठीक है। चलो बताते हैं। आप लोग भी बचपन में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को देखे होंगे, तो आप यहाँ पे खुद को अजम्पशन कर सकते हो। चलो यहाँ पे कोई एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ये कोई हेलीकॉप्टर है, इतना ही अच्छा बनाना आता है हमें हेलीकॉप्टर। चलो हमने बना दिया। ठीक है। और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। चलो ये व्यक्ति है भाई। अब ये बचपन में इसे हेलीकॉप्टर देखने की इच्छा होती थी, तो ये उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को देख रहा है और यहां से तिरछा ऐसे देख रहा है भाई। ये देख लीजिए। और इसके जस्ट नीचे एक बिंदु है। ठीक है। ये बन गई ये बिंदु। तो ये देख रहा है, तो उन्नयन कोण कितनी डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। ये क्या हो गया? दोनों लंब है तो 90 डिग्री का। ये क्या बना? ये 60 डिग्री का बन गया। ठीक है। तो ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई पर देख रहा है ये?
जमीन से उड़ रहा है ये 575 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो आपको निकालना है जो ये बिंदु है और जो ये व्यक्ति है इनके बीच की दूरी। कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा एक रिलेशन होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में एक रिलेशन होता है। कैसे होता है? अगर 30 एक यूनिट है तो 60 क्या होगा? √3 और 90 क्या होगा? 2 गुना होगा। तो यहां आपको 30 के सामने दे रखी है, एक की वैल्यू आपको दे रखी है, एक की वैल्यू दे रखी है, एक यूनिट की वैल्यू आपको 575। पूछा क्या आपसे? 60 की वैल्यू दे रखी है 60 के सामने। तो क्या करना है? 575 को मल्टीपल करना है √3 से, और क्वेश्चन में दे रखा है √3 से नहीं, 1.73 से मल्टीपल करना है। तो 1.73 से मल्टीपल करना है। चलो मल्टीपल करते हैं। 5 3 15 का 5, 7 या 21 और 1 22 बचे 2, 5 3 15 और 2 17 इंटू 7 पंजे 35 बचे 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 बचे 5, 7 पंजे 35 और 5 क्या हो गए? 40। चलो 5 7 5 ऐड कर देते हैं। 5 7 7 5 12 14, 7 और 1 8, 1 9 और 9, दो बिंदु छोड़ के पॉइंट है तो यह 994.75 मीटर हो जाएगा। तो इनके बीच की दूरी क्या है? यहां से यहां तक की 994.75 मीटर, जो ए ऑप्शन के अंदर आपको दे रखी है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? अच्छा सवाल था कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19 है, जिसमें आपको दे रखा है कि 60 इंटू 45 इंटू 40 सेंटीमीटर के आकार वाले एक आयताकार एक्वेरियम में उसकी ऊंचाई का 80% पानी भरा है। यदि 20 सेंटीमीटर के कोर वाले एक ठोस धातु का घन पूरी तरह से उसमें डुबोया जाता है तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा, यह आपको बताना है। चलो बताते हैं। तो एक डायग्राम बनाते हैं अपन। चलो सीखते हैं डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो यहां से अपन ने एक वो ले लिया, क्या ले लिया पता नहीं, वो ले लिया बस। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं और इसकी भी सेम लंबाई कर देते हैं। नहीं वही लंबाई, चलो बढ़ाओ लंबाई, अरे बढ़ जाओ, ये लो लंबाई बढ़ाई थी। और क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। चलो इनके कोनों को मिला देते हैं, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। चलो ये घन आपके आकार का अपने पास क्या आ गया? एक एक्वेरियम आ गया है। ठीक है, तो यहां तक ये, एक मिनट, यहां तक ये पानी से भरा हुआ है। ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 80% यहां तक भरा हुआ है, इसमें 20%, 20 सेंटीमीटर के कोर वाला, 20 सेंटीमीटर के कोर वाला क्या क्या बनना है अपन को? एक ये है, ये 20 सेंटीमीटर कोर वाला क्या है? घन है। इसको जब इसके अंदर डुबोया जाता है तो कितना पानी ऊपर जाएगा, कितनी हाइट का पानी, कितनी हाइट पर पानी ऊपर जाएगा, ये आपको बताना है। तो जब ये वाला पोर्शन इसके अंदर जाएगा, जब इस घन को इसके अंदर डुबोया जाता है तो पानी कितना ऊपर जाएगा? पानी जाएगा, एक मिनट, इतनी हाइट पानी घेर लेगा। तो इसकी आपको क्या करना है? हाइट बतानी है, हाइट बतानी है। चलो हाइट बताते हैं। चलो तो आपको क्या दे रखा है? लंबाई क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है, एक मिनट एक मिनट, लंबाई क्वेश्चन में क्या दे रखी है?
घन का एरिया कैसे निकालोगे आप? जो एक घन है इसका एरिया कैसे निकालोगे? ए क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है, तो कितना अपने पास एरिया 20 × 20 × 20 इक्वल क्या है? इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 60 इंटू चौड़ाई कितनी है? 45। और कितना बड़ा है वो हमें निकालना है, हाइट। कैंसिल करते हैं, चलो कैंसिल करिए। तीन बार 20 से कैंसिल किया, ठीक है। 5 से कैंसिल किया 9, ये 4 बार, ठीक है। कितना गया? 20 चौक 80। क्या गया? 20 चौक 80, ये बचे क्या? 27। तो हाइट क्या आ गई? 80/27। तो ये क्या कितना गुना है? 80 27 से कितना गुना है? लगभग 3 गुना। 27 × 81 होता है, तो लगभग 3 गुना, मतलब लगभग 3 आंसर आ जाएगा। इसकी हाइट 2.96 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था, वो तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, जो आपको यानी कि ऐसे लग रहा होगा ये बहुत बड़ा सवाल नहीं, इतना सा सॉल्यूशन था जो आपको करना है। मात्र 10 सेकंड का काम था, आप आंसर टिक करके आगे निकल जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपको दे रखा है कि x + 7 का होल स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपने देखा होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर a² + b² + 2ab, ठीक है। तो वही तो यहाँ है, x को a मान लेते हैं और 7 को b मान लेते हैं, तो क्या होगा? x² + b² कितना हुआ? 49 + 2ab कितना हुआ? 14x। तो x² + 49 + 14x किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है? तो ऑप्शन ए के अंदर इसको दे रखा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाए, आप बोलोगे जी सर। अगला सवाल आपके सामने है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है और एक ये। तो पहले इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले क्या सिंप्लीफाई होगा? ऑफ सिंप्लीफाई होगा। तो होगा 3/2 इंटू 6। तो क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 6। तो कैंसिल करो, कितनी? 2 बार, तो 1/4 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/4 माइनस का 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 - 2 क्या हो गए? 5 बचे। तो क्या आ गया अपने पास? 3/2 गुणा 5। तो क्या हो जाएगा? 3/2 गुणा 5 बराबर 15/2 आ गया। ये आ गया 15/2। अब तीनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15/2 माइनस 1/4 माइनस 2। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया? 4। क्या हो गया? 30 माइनस 1 माइनस 8 इक्वल क्या आ गया? 21/4। तो 21 में 4 का भाग देंगे, क्या जाएगा? 5.25 5.25 आ जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया? सिंप्लीफाई करने पर 5.25 आ गया है, जो ऑप्शन ए के अंदर आपको दे रखा है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ गया क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपको दे रखा है कि 290 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुने लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में? 29 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये आपको बताना है। ये अपने पास कोई एक रेलगाड़ी है, ये हो गई, इसके टायर भी लगा दी, ये बन गई रेलगाड़ी। 290 मीटर लंबी है ये, ठीक है। यहाँ अपने पास कोई एक प्लेटफॉर्म है, चलो ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये मान लिए ये प्लेटफॉर्म है। ये कितना वो है लंबा? ये जो ट्रेन है उसका 3 गुना है 290 का, तो ये कितना लंबा है? 870 मीटर लंबा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि चाल निकालनी है रेलगाड़ी की, तो क्या करेंगे? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है रेलगाड़ी की? और प्लेटफॉर्म की लेंथ ही क्या है? दूरी है।
तो कितनी हो गई, इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1160 मीटर हो जाएगा बटे 29 सेकेंड। तो 116 के अंदर 29 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 4 बार। क्या हो जाएगा ये, 40 मीटर पर सेकंड है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा कि किलोमीटर पर आवर में बताना आपको, तो क्या करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में चेंज करने के लिए आपको 18/5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 5 से 8 बार। तो 18 इंटू 8 कितना होता है, 144 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आ जाएगा। जो ट्रेन है वो 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। चलो आगे बढ़ गए। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, उसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या गया, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब है इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, दोनों की घात मल्टीपल हो जाएगी तो x पावर 6 और y की पावर -3 बटे क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 और x की पावर 4 और y की पावर 4। ठीक है, यह क्या होगा, 4 का क्यूब और x की पावर -3 है तो -3 -3 की -9, y की पावर क्या हो जाएगी 12 बटे 2 की पावर 3, x की पावर 6 और y की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, यह 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल। ठीक है, यह 4 की पावर 3 से 4 की पावर 4 3 कैंसिल, तो बचेगा 1 4 बचा। तो जो डिनोमिनेटर है, जो हर है डिनोमिनेटर, उसके अंदर आपको क्या बचेगा, 4 दिखेगा। हर के अंदर नीचे की तरफ क्या दिखेगा, डिनोमिनेटर में 4 दिखेगा। तो 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन के अंदर ही दिख रहा है 4। तो ए ही आपका सही आंसर है। इसे पूरा सिंप्लीफाई करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर फिर भी आपका मन करे कि नहीं सर मैं तो पूरा सिंप्लीफाई करूंगा, तो घर बैठे आप आराम से करें। लेकिन एग्जाम में आपको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपको दे रखा है कि एक कक्षा के 93 विद्यार्थियों ने भौतिकी की परीक्षा दी। 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 90 था, शेष विद्यार्थियों का औसत स्कोर 75 था। तो पूरी कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा, यह आपको बताना है। तो जो 10 विद्यार्थी थे उनका औसत था 90। ठीक है, बाकी के कितने बचे, 83 विद्यार्थी, उसका औसत स्कोर क्या रहा, उसका औसत स्कोर रहा 75। अब टोटल औसत स्कोर क्या होगा, अब 75% है बाकी का भी, औरों का 90 है 75 है, तो 75 से नीचे तो जा ही नहीं सकता। तो 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गई। चलो मैं मान लेता हूं कि इनका सबका औसत स्कोर कितना, औसत क्या है 80 है। माना है नहीं, मैंने एजम्पशन किया 80 है। तो ये जो 80 है, 80 से 90 कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना ज्यादा है, प्रतिशत नहीं 10 ज्यादा है। और जो 75 है वो 80 से कितना कम है, -5 कम है। चलो तो 1 पर 10 ज्यादा है, तो 10 पर कितने ज्यादा है, 100 ज्यादा है 10 पर। यहां 1 पर 5 कम है, तो 83 पर कितने कम है, 5 3 15 और 8 8 5 40 41, 415 कम है। तो ओवरऑल कितने कम है, 315 कम है। कितने पर कम है, 10 और 83 93 पे कम है। तो 93 का भाग देंगे 315 के अंदर, 9 3 27, कितनी बार गया, 3 बार गया। और पॉइंट कुछ आएंगे, तो जो भी अपना आंसर आएगा, पॉइंट कुछ ही मान लो, तो जो भी अपना आंसर आएगा 76 पॉइंट कुछ आएगा। क्योंकि पॉइंट कुछ आएगा, जैसे मान लो 3.25 आ गया, तो माइनस क्या करेंगे, 3.25 है तो 80 में से माइनस करेंगे 4, तो 4 और 25 कर दे तो कितना गए 75। तो ये आएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा 76 पॉइंट कुछ। तो 76 पॉइंट कुछ है, एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, अगर फिर भी आप पूरा सोल्व करना चाहते हो तो आप पूरा सोल्व कर लेना और फिर उसको 80 में से माइनस कर देना।
क्या करना है, फिर उसको 80 में से माइनस कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि 18, 54 और 72 का एचसीएफ आपको निकालना है। तो जो एचसीएफ है वो क्या होता है, एचसीएफ वह संख्या होती है जो बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं में सभी में जा सके। तो अपने पास 18, 54, 72 है, 18, 54 और 72 है। तो इसके अंदर कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका तीनों के अंदर भाग जा सकता है, तो आपका आंसर होगा 18। क्या आंसर होगा, 18 होगा। तो 18 का सभी के अंदर भाग जा रहा है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया है। तो आज की क्लास में हमने मैथ के 25 सवाल किए हैं और 25 के 25 सवाल अच्छे थे। मैथ के हमने 25 उन सवालों को किया है जो रेलवे की पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि रेलवे किस तरीके के सवाल पूछता है और आपको एग्जाम में इन सवालों को कैसे सोल्व करना है वो अप्रोच भी आप सीख जाओगे धीरे धीरे। तो दोस्तों आपका 25 में से कितना स्कोर रहा है वो कमेंट करके जरूर बताइए, और क्लास आपको कैसी लगी, अगली वाली क्लास में कौन सी शिफ्ट करवाए वो आपको मुझे बता देना है। कि रेलवे जैसे एनटीपीसी की कोई शिफ्ट करवानी हो, एएलपी की कोई शिफ्ट करवानी हो, ग्रुप डी की कोई शिफ्ट करानी हो, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों में से किसी की कोई शिफ्ट करवानी हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलो दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।